हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो ये है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 11 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस क्लास में हम वर्क एनर्जी और पावर के टीजीटी और पीजीटी के कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस लेक्चर का जो थियरी है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो बैच था आपका टीजीटी और पीजीटी का, उसमें हमने कंप्लीट करा दिया है और उसका जो नोट्स है वो भी हमने आपको ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है और नोट्स आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सप्लीमेंट्री लेक्चर्स को देख सकते हैं। और ऐप का, फिजिक्स स्कॉलर का जो अपना ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर सीधे जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और टीजीटी पीजीटी बैच के लिए अगर आप रजिस्टर करेंगे तो हमारे अलाउ करने के बाद जो सारे नोट्स हैं आपके फिजिक्स के, टीजीटी और पीजीटी के, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटा इज। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है 1 ग्राम का और दूसरा 9 ग्राम का, और दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, तो उनके रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटा का रेशियो आपको बताना है, यानी P1/P2 बताना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? आपको M1 गिवन है, एक सेकेंड, आपको M1 गिवन है, M1 मास पहले ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास M2 9 ग्राम। ठीक, और उसके बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब K1 इज इक्वल टू K2 है। और क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं उनके लीनियर मोमेंटा यानी रेखीय संवेगों का अनुपात, दैट मीन्स P1 रेशियो P2। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला है ही, फार्मूला आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन होता है K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपान में 2m। तो यहां से अगर हम P स्क्वायर निकालें तो P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2mk। ठीक है, 2mk। और अगर हम यहां से दो अलग अलग कंडीशन की बात करें तो ये बन जाएगा P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1k1 अपान 2m2k2। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि K1 और K2 आपस में इक्वल हैं, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो K1 से K2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इक्वल टू M1 अपान M2, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपको मिलेगा P1 अपान P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अपान M2। बस आप M1 और M2 की वैल्यू रख दीजिए, 1 ग्राम और 9 ग्राम, तो 1 अपान 9 करेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी सेम है और मास 1 और 9 ग्राम है तो उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो आएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, काफी आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अ 2 किलोग्राम बॉडी मूव सच दैट इट्स पोजीशन x वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन बाई x इक्वल टू टी क्यूब अपान 3, जहां x जो है वो डिस्टेंस है मीटर में और t जो है वो टाइम है सेकेंड में। कह रहे हैं कि वर्क, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, 2 किलोग्राम उसका मास है उस ऑब्जेक्ट का, और जब वो वेरी मूव कर रहा था तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है वो टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो आपको बताना है कि पहले 2 सेकेंड में फोर्स की वजह से जो वर्क किया गया उसकी वैल्यू इसमें से क्या होगी। देखिए, सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इन्होंने जो पोजीशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू t³/3, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमें मिल जाएगा इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन करने पर 3t²/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि t स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो हम इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे इन्होंने आपसे कहा है कि 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में कितना वर्क डन होगा ये कैलकुलेट करिए। तो पहले 2 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर हम ये पता कर लें तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थियरम, W इज इक्वल टू डेल्टा के, जहां डेल्टा के का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू मास, और यहां हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर
माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी का मतलब कि 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी, और v1 का मतलब क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए, ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं वर्क डन की वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम इसको बोलते हैं। ठीक, तो यहां से हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी कब निकलेगी? इनिशियल वेलोसिटी निकलेगी, यानी हम निकालेंगे एट t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी जो आएगी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, और फाइनल टाइम पर यानी कि 2 सेकंड पर, 2 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया था उस ऑब्जेक्ट की शुरुआती वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स लगाने के 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना वर्क किया गया उस बॉडी के ऊपर? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करिए और इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ द बॉडी, और बॉडी का मास दिया हुआ क्वेश्चन में 2 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है ना, और कितने की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? पहले 2 सेकंड के अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16, और ये वर्क डन है तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या? जूल। ठीक है, यानी कि पहले 2 सेकंड में बॉडी के ऊपर जो वर्क होगा वो हो जाएगा 16 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और बढ़िया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए वर्क एनर्जी पावर से देखेंगे आप अगर मोटा मोटा, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है वो एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से, और दूसरा जो टॉपिक यहाँ पर है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये 2 टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने एक एग्जांपल देख लिया वर्क एनर्जी थ्योरम का, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वर्क डन इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी? इन चारों में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्क डन जो होता है वो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है? मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या दिया वो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो भी बढ़ाता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो भी बढ़ाता है, ये कह रहे हैं। अगला है कंजर्वेटिव फोर्स खाली, ये कह रहे हैं कि सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ये कह रहे हैं कि ना ही कंजर्वेटिव और ना ही नॉन कंजर्वेटिव। ठीक, सबसे पहले तो आप कोई एक एग्जांपल लीजिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल लें, सबसे अच्छा आसान पड़ेगा आपके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, आप ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने पर क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि घटती? देखिए अगर ये मान लीजिए अर्थ है और यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इसको यहां से यहां ले जाएं, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर लेकर जाएं, तो आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां आने पर कितनी हो जाएगी? अर्थ के सरफेस से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती U इज इक्वल टू mgh। U इक्वल टू क्या? mgh। इसका मतलब ये कि इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा करके हमने इसको जितना मूव किया है, मूव करने में जितना हमने वर्क किया है, वो पूरा वर्क या वो हमारी एनर्जी अब इस बॉडी की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जितनी यहां थी, यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई। ठीक है, एक सीधा मैसेज यहां से जा रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स हमने अप्लाई किया था तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। दूसरा देखिए, अगर हम किसी नॉन कंजर्वेटिव केस का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लीजिए या फिर आप विस्कस फोर्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें, नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अगर इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? आपको पता है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है लेकिन इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो, जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, तो जब ये मूव कर रहा था इसके पास थी एक काइनेटिक एनर्जी, जो भी आपने वर्क वगैरह करके चाहे जैसे किया होगा, आपने इसको कुछ एनर्जी दी थी जिसकी वजह से ये मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में,
जब फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा तो आपको पता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में या फिर साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की के ऊपर जब हम वर्क करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट करता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो हम वर्क करते हैं उस एनर्जी का कुछ हिस्सा किसी दूसरी एनर्जी में हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, यानी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक, और वैसे भी आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये रिलेशन याद रखिए, F इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिए, और सिर्फ ये किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं? A body starts from rest and acquires a velocity capital V in time capital T। ठीक है, कोई बॉडी है जो शुरुआत में रुकी हुई थी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कह सकते हैं 0 थी। फिर ये बॉडी चली है और कितनी टाइम चली है? कैपिटल टी टाइम। और कैपिटल टी टाइम चलने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी हो गई। ठीक, तो अभी यहां से आप देखिए वी और टी के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? इस बॉडी का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ? 0 से v हो गया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी v हो गया। टाइम कितना लगा? 0 से t टाइम लगा, यानी कि कैपिटल T हो गया। यानी इस ऑब्जेक्ट की जिसकी बात चल रही है उसका एक्सीलरेशन है v बाई टी। आगे करें, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। ये टाइम अलग है और ये वाला जो टाइम है वो अलग है। कैपिटल टी टाइम में इन्होंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैपिटल वी हो गई है, आपने इसकी हेल्प से इसका एक्सीलरेशन निकाल लिया। लेकिन ये इन जनरल किसी दूसरे टाइम टी में पूछ रहे हैं कि टी टाइम में जो भी इसने पावर डिलीवर किया है, मतलब जो भी इसको पावर डिलीवर किया गया है वो पावर इस वाले टाइम के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये चारों है, इसमें से आपको बताना है कि जो पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या किया, इस बॉडी का निकाल लिया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन निकालने के बाद हम सबसे पहले तो ये पता कर लें, देखिए पावर निकालने का सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। इंस्टेंटेनियस पावर ये कह रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालना होगा, और डी डब्ल्यू बाई डी टी तब निकलेगा जब हमारे पास डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू हमें तब मिलेगा जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तब मिलेगा जब हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। ये v2 स्क्वायर हो गया और ये v1 स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यानी हमें कुल मिलाकर के इस बॉडी का टी टाइम में, ये वाले टी टाइम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, और टी टाइम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बन जाएगा वर्क डन के इक्वल, और वर्क डन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पावर के इक्वल होगा, और इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें इस बॉडी का पता है, इनिशियल यानी आप कह सकते हैं यही हमारा v1 है, v1 इक्वल टू u इक्वल टू 0। लेकिन इस वाले जैसे कैपिटल टी टाइम के बाद तो वेलोसिटी v है, लेकिन स्मॉल टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी ये हमें नहीं पता है। इसके लिए हम जैसे मान लीजिए इसके बाद और ये चलता जाए और टी टाइम के बाद हमें यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पता करना है कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, जिसको हम v2 बोल रहे हैं, है ना। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v1 0 और टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी v2 कितनी है नहीं पता है। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और ये एक्सेलरेशन है, और ये टाइम है। तो टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जिसको हम v2 बोल रहे हैं यहाँ पर, v2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया है v बाई टी, और उसके बाद ये हो गया क्या, स्मॉल टी, और v2 आपको मिल गया तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 1/2 इंटू मास, और v2 का स्क्वायर करना होगा, यानी कैपिटल v स्क्वायर अपान कैपिटल टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी स्क्वायर, यानी इसका पूरा स्क्वायर हमने रखा, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये हमने 0 रख दिया। यहां से हमें क्या मिल गया, W। यहां से हमने क्या निकाल लिया, उस बॉडी के ऊपर किया गया वर्क डन या उसके ऊपर खर्च की गई एनर्जी हमने निकाल ली।
और जैसे ही हमें वर्क डन मिल गया, अब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल सकते हैं बाई डिफरेंशिएटिंग डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डब्ल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करिए तो ये 1/2 और ये स्मॉल एम और ये कैपिटल वी स्क्वायर और अपान में ये टी स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और टी। ठीक है, ये 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एम वी स्क्वायर अपान में टी स्क्वायर और इनटू में स्मॉल टी। यानी जो पावर है, आप देखिए इस बॉडी का जो मास है वो मास तो कांस्टेंट है, जितना मास यहाँ था उतना मास यहाँ भी। ऑप्शन में ये पूछ रहे थे कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोपोर्शनल तो हम यहाँ से सिंपल सा बता सकते हैं ना कि P प्रोपोर्शनल टू मास को आप हटा दीजिए, बाकी बच गया क्या वी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू में। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट। ठीक, देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि ये जो पावर डिलीवर्ड इन्होंने पूछा हुआ है कि पावर जो डिलीवर्ड हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसकी बजाय वो एनर्जी या वर्क डन का भी पूछ सकते थे। तो अगर हम एनर्जी या वर्क डन वाला ये फार्मूला देखें जो हमने यहाँ निकाला हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से, इस फार्मूले से पता चल रहा है कि W की अगर बात होती तो वी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता W के लिए। इन्होंने पावर के लिए पूछा है तो एक बार डिफरेंशिएट करना होगा या कह लीजिए टाइम से डिवाइड करना होगा, तो एक टी कम हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, थोड़ा सा अलग था। आपको मतलब ये चीज को हर जगह सोचना पड़ेगा कि वर्क डन निकालने के लिए अगर आपके पास फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर दूसरा क्या मेथड हो सकता है। दूसरा यही मेथड है कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपके पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर तरह के फोर्सेस के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वो वेरिएबल फोर्स हो, दोनों ही केस में ये सच है। चाहे वो इंटरनल फोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स हो, हर तरह के फोर्स के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो करेक्ट होता है, सही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है कि लाइट ना कट जाए, और अगर लाइट कट गई लास्ट क्वेश्चन से भी पहले तो समझिए ये पूरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सेव नहीं है, ये मिट जाएगा पूरा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इस बात का भी मतलब ध्यान रखें कि लाइट नहीं कटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, इट विल ऑसिलेट विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड और नोटा। ठीक है, इसमें क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कहां रखा हुआ है, इवैक्यूएटेड चैम्बर में, मतलब वैक्यूम में रखा हुआ है। एक ऐसे चैम्बर में रखा है जहां पर एयर भी नहीं है। तो आपको बताना है कि वो किस तरीके का ऑसिलेशन करेगा, है ना। ऑसिलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये ऑसिलेशन का लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा करके, है ना, जितने भी आपकी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है पूरा हमने डिटेल में थियरी वाइज और न्यूमेरिकल वाइज पढ़ा दिया हुआ है, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस ये बता देता हूँ कि आपने जो ऑसिलेशन वाला लेक्चर देखा होगा उसमें 3 तरह के ऑसिलेशन की बात की थी हमने, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, और एक होता है आपका फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, और एक इसके अलावा मेंटेन्ड ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, या फोर्स्ड ऑसिलेशन भी इसी को बोलते हैं, मेंटेन्ड या फिर फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये जो आपका फ्री ऑसिलेशन होता है, फ्री ऑसिलेशन का मतलब कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं होता है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम यहाँ पर फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ बना करके दिखाएं आपको कि टाइम के रिस्पेक्ट में वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पर दिखाएं, डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप देख रहे हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज नहीं होती है, सेम एम्पलीट्यूड के साथ ये आगे बढ़ती जाती है, कहां तक, इनफाइनाइट टाइम तक। इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन तभी होता है जब मूविंग ऑब्जेक्ट या ऑसिलेट करने वाले ऑब्जेक्ट को अपोज करने वाला कोई दूसरा फोर्स वहां पर प्रेजेंट ना हो। और यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या करें कि सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम को इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा हुआ है। तो ये सिंपल पेंडुलम इवैक्यूएटेड चैम्बर में सेम एम्पलीट्यूड के साथ इनफाइनाइट टाइम तक
ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा आइडियली, प्रैक्टिकली नहीं, आइडियली, और सेम ऑसिलेशन मतलब सेम एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट करता रहेगा, मतलब इसके ऑसिलेशन का ग्राफ इस तरीके का रहेगा, नहीं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेशन होगा। बाकी अगर आपको पता डैम्प्ड ऑसिलेशन होता, यानी कि जब यहाँ पर एयर वगैरह प्रेजेंट है, या आप कह लीजिए कोई भी इसको अपोज करने वाला फोर्स प्रेजेंट है, तो उसका ग्राफ देखिए कैसा होता है, इसी के अंदर बना देते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता है कि पहले एम्पलीट्यूड तो ज्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता जाता है, और घटते घटते फाइनली क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है ये है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है वो आपका है फ्री ऑसिलेशन, या आप इसको मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि मेंटेन्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपको लगातार फोर्स देना होता है, एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करना होता है, जबकि फ्री ऑसिलेशन में एक बार ऑसिलेशन करा के छोड़ दीजिए तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम तक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो दोनों का ग्राफ एक ही तरह से होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ये ऑसिलेट करेगा अगर ये इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर हो रहा है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज स्मॉल ई एंड मास स्मॉल एम is accelerated from rest through a potential difference equal to 3 volt in vacuum. The final kinetic energy of electron will be. The final kinetic energy of electron will be. देखिए आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो चार्ज वाला ऑब्जेक्ट हो चाहे वो बिना चार्ज वाला ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वर्क करेंगे और वर्क करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड में रखा हुआ है जहां पर 3 वोल्ट का पोटेंशियल इसको दिया जा रहा है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को 3 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी उसको किसी पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, है ना। चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स लगता है F = Q × E के बराबर, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q चार्ज है, और F यहाँ पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज E है, इसका मास M है, इसको 3 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया है। तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक्सेलरेट हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेट फोर्स लगेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एक्सेलरेट हो जाएगा। और आपको पता है कि इस फील्ड के द्वारा इसके ऊपर जो वर्क होता है उस वर्क का फार्मूला W = Q × V होता है, और जितना इसके ऊपर वर्क होगा वही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज या फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ½ × मास × वेलोसिटी का स्क्वायर। एक तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम है। जो भी इसके ऊपर इस फील्ड ने वर्क किया वो वर्क अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। यानी आप कह सकते हैं W = QV = ½ mv²। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी जैसे आपको पोटेंशियल दे दिया, चार्ज दे दिया, मास दिया, वेलोसिटी पूछ रहा है, कभी पूरा काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, कभी आपको ये दे दिया, चार्ज दे दिया, आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। ये फार्मूला डिफरेंट टाइप से यूज होता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड के द्वारा वर्क डन यानी W = Q × V = उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज या उसकी काइनेटिक एनर्जी। एक तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसी के ऊपर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन देंगे जिसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आसान सा था, बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था जो कि हमें बताना था आपको। अब इसमें आप क्या करेंगे, चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए, पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ 3 वोल्ट, और ये पूरा आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको अलग अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इसको क्या बोल दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन जाएगा 3 × E, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3 × E, और क्या हो जाएगा, जूल। तो इसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ 3 × E जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, बाकी आप E की वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन ही मैच कर गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये जो आपने ये फार्मूला पढ़ा है, इसी फार्मूले के ऊपर आगे एक क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इस बार उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गिवन है
शैल हैव अ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी पता करना है। फिलहाल इसमें पोटेंशियल वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और ये क्वेश्चन में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले फील्ड में रखा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले फील्ड में रखते हैं तो उसके पास जितनी एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी से अगर हम Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दें और V की जगह पर पोटेंशियल कितना रख दें 1, तो यही जो रिजल्ट यहाँ से निकला है इसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में लिखें तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखें तो ये रिलेशन आता है। तो आप चाहे तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो दिया हुआ है वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 10⁻2 10⁻⁻19 क्या बन जाएगा 10⁻17 जूल। और आपको काइनेटिक एनर्जी दे करके आपको इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व करना है और मास को कैलकुलेट करना है, सॉरी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, मैं बता देता हूं यहाँ पर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ME की जगह पर कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। M की वैल्यू ये वाली रख देनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कौन सा आंसर इसमें से मैच कर रहा है, A, B, C और D में से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल 15 से 16 क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से कंप्लीट भी करना है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं A collision between two particles is perfectly elastic when their linear momentum is not conserved, when kinetic energy is not conserved. Linear momentum and kinetic energy are fully conserved. Linear momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. आपको पता है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन आपने पढ़ा है और इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम जो है, चाहे आपका कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक, दोनों ही केस में जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप याद रखें कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं रहती। मतलब कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी अलग होगी और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। ठीक है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी भी सेम होता है और लीनियर मोमेंटम भी सेम होता है। इलास्टिक कोलिजन में उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में भी बॉडी की जो या सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी वो यहां भी कंजर्व होता है और वो यहां भी कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें वो यहां और यहां दोनों ही केस में सेम होता है। बस फर्क इतना आता है कि इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे से टकराया और टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक गए, या दोनों के टकराने के बाद हीट प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये इन इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें क्या होता है, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। लेकिन अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें, जैसे एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूल लेवल पर जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। दोनों के गैसेस के मॉलिक्यूल के टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता और उनकी एनर्जी का कोई भी हिस्सा हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब कुछ कंजर्व है।
लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कुछ मतलब उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, जनरली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहे थे, तो इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, फुल्ली कंजर्व होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक की कंडीशन थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल एल, मतलब कोई एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को खींच करके कितना बढ़ा दिया गया, उसकी लेंथ को एल, कितनी उसकी लेंथ बढ़ गई, उसकी लेंथ बढ़ गई एल। ठीक है, यानी जितना भी ये था यहां से अगर लेने तो ये इतना एल हो गया, और इतना खींचने में कितना वर्क करना पड़ा, कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कितना खर्च हुआ है, 10 जूल। तो कह रहे हैं कि द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इट फर्दर थ्रू एल विल बी, अगर इसको पहले एल लेंथ को मतलब पहले इसको एल लेंथ तक खींचने में 10 जूल एनर्जी खर्च हुई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके पास स्टोर हो गई है, तो अगर हम एल की बजाय और एल यानी कि 2L अगर डिस्टेंस इसको खींचें तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो आपको पता है कि स्प्रिंग के लिए, एक तो स्प्रिंग के लिए ये फार्मूला याद रखें कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हुक्स लॉ बोलते हैं, जो ये बताता है कि आप जितना ज़्यादा आप इसमें जितना ज़्यादा इसको खींचेंगे, जितना ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं। दूसरा, स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स लगा के इसको खींचते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, उसको खींचने में उसकी इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, और जितना हमें वर्क करना पड़ता है वो पूरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके पास स्टोर हो जाता है। आपको पता है स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, और इसी वजह से हम इसके ऊपर जब फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे पीछे वाले सवाल में पूछ रहे थे ना कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। स्प्रिंग वाला भी इसमें एक एग्जांपल है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है हाफ इंटू के इंटू ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या था कि शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना का, एल का, तो एल का स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 जूल की। दूसरे केस में ये क्या पूछ रहे थे, ये पूछ रहे हैं कि अगर एल की बजाय और एल, यानी कि अगर हम 2L डिस्प्लेसमेंट करें तो कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी। सिंपल सा फार्मूला है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हाफ के और 2L मतलब ये बन जाएगा 4L स्क्वायर। आप सिर्फ इस वाले 4 को छोड़ करके देखिए तो ये पूरा वही वैल्यू है जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 KL स्क्वायर, 1/2 KL स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10 जूल। तो यहाँ पर 10 रख देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन है आपके वर्क एनर्जी और पावर के, और अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पीछे किया है वो सारे क्वेश्चन मतलब मैंने बस एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं एग्जाम में के लिए, तैयारी के लिए, तो वो हमने करा दिया। बाकी अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ से वो सारे क्वेश्चन आप देखिए कितने आसान है, और ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ मेटल बॉल विद द मोमेंटम mv स्ट्राइक्स अ वॉल एंड बाउंसेस बैक, द चेंज इन द बॉल्स मोमेंटम इज आइडियली। मतलब एक मेटल का बॉल है, मेटल का एक बॉल है जो ऐसे आगे जाता है, किसी दीवार से टकराता है, और टकराने के बाद वहां से वापस आ जाता है, और जब ये जा रहा था तो इसका मोमेंटम mv था। तो कह रहे हैं कि जब ये लौट के आ जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, इनिशियल ये मोमेंटम p1 था और ये हो जाएगा p2, और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। अब देखिए अगर ये जाते हुए इसका मोमेंटम m इंटू वी था, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जाते हुए इसका मोमेंटम m इंटू वी था तो लौटते टाइम इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, इस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ m इंटू वी हो जाएगा।
ठीक है, जाते टाइम अगर इसका मोमेंटम m इंटू वी था तो लौटते टाइम इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m माइनस ऑफ m इंटू वी। तो फार्मूला क्या कह रहा है कि फाइनल मोमेंटम एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 2mv, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2016 का, ये पीजीटी 2003 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन भाषा थोड़ी सी बदल गई थी, बाकी कहने का मीनिंग यही था और ऑप्शन भी यही था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा बदल करके पूछने का तरीका, यहाँ बॉल दिया था, वहां पर शायद कोई इलेक्ट्रॉन और ऐसे करके दिया था। तो आंसर दोनों में वही आने वाला है, -2m v, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होते हैं, आपको ये पता ही होगा। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए, मान लीजिए कि जो मोमेंटम है, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें वो p1 है और जो फाइनल मोमेंटम है वो p2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो p2 है वो कितना है, वो p1 में 50% और इस p1 का 50% वृद्धि करने के बाद जो आएगा उतना है आपका क्या, उतना है आपका p2। तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो p1 प्लस p1/2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 p1। अगर इनिशियल मोमेंटम p1 है और फाइनल मोमेंटम p2 है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम में कितनी वृद्धि करने के बाद ये आया हुआ है, 50% और बढ़ा दिया गया। तो एक तो अपना आपका p1 था ही, उसमें 50% p1 का 50% और बढ़ा दिया, p1 का 50% और बढ़ा दिया, तो हमें मिला है p2। तो आपको बताना है कि अगर 50% मोमेंटम बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जो कि k1 से बदल के k2 तक जाएगा, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। अब कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा ये जानने के लिए आपको इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आप परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि वाला क्वेश्चन करते थे, तो सेम तरीके का है। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा इंक्रीमेंट। k2 माइनस k1 करेंगे तो आपको मिलेगा इंक्रीमेंट, जिसको हम डेल्टा k बोल सकते हैं। और इंक्रीमेंट को आप इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका एक तरह से फ्रैक्शनल इंक्रीमेंट। और इसको जब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डेल्टा k अपान k1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k अपान k1 इंटू 100। डेल्टा k का मतलब क्या है, k2 माइनस k1। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम k2 निकाल लेते हैं। तो k2 या k1 निकाल लीजिए पहले। k1 क्या हो जाएगा, k1 k इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर अपान 2m, तो p1 स्क्वायर अपान में 2m। k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k2 इक्वल टू हो जाएगा p2 स्क्वायर अपान में 2m। p2 की वैल्यू कितनी है, 3/2 p1, और उसका करना होगा यहाँ पर स्क्वायर, तो ये बजाएगा 9/4, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, p1 स्क्वायर, और अपान में ये है आपका क्या 2m। और ये जो पूरी वैल्यू है ये है आपकी k1 है ना, ये k1 है, तो यानी k2 इक्वल टू क्या मिल गया, 9/4 k1, 9/4 क्या k1। और हमें चाहिए k2 माइनस k1, k2 माइनस k1 अपान k1। तो k2 माइनस k1 अपान k1 निकालने के लिए आप देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो k2 अपान k1 इज इक्वल टू 9/4, दोनों साइड से 1 माइनस करिए तो k2 अपान k1 माइनस 1 और 9/4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा k2 माइनस k1 और अपान में k1, और ये बनेगा कितना 9 माइनस 4 यानी कि 5/4। और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में ये बदल जाएगा। तो k2 माइनस k1 इंटू 100 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 100। इससे इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125%। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। पहले तो इन्होंने जो इंक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में ऐसे चेंज करिए, p2 और p1 को आपस में रिलेट करिए, फिर इस फार्मूले का यूज करते हुए आप k2 और k1 के बीच में रिलेशन ले आइए। जब k2 की वैल्यू k1 के टर्म में या k1 की वैल्यू k2 के टर्म में मिल जाएगी तो फिर आप यहां से ये डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे k2 में से k1 को माइनस करिए, चाहे कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
और उसके बाद k1 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिल गया परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी कितना 125%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है टीजीटी 2016 का। इसमें कह रहे हैं कि इफ वी थ्रो अ बॉडी अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ऐसे फेंका जा रहा है। एट व्हाट हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और जी की वैल्यू हमें 10 यूज करना है, 9.8 नहीं। देखिए कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है, तो आपको बताना है कितने हाइट पर जाने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ वाली इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी के आधे के बराबर हो जाएगी, k1/2 के बराबर हो जाएगी कितने हाइट पर जाने के बाद, यानी हमें ये h की वैल्यू पता करनी है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू हाफ इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास तो ऑब्जेक्ट का दिया नहीं है, बट वेलोसिटी दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू एम इतना जूल, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है वो है 8m जूल। अब कह रहे हैं कितना हाइट पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ वाले काइनेटिक एनर्जी की आधी, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर 8m जूल है तो यहाँ क्वेश्चन में इसका मतलब यहाँ जाने के बाद कितना हो जाएगा 4m जूल। तो कह रहे हैं कि वो कौन सी हाइट है जहां पर जाने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी 4m जूल हो जाएगी। अब आप एक कॉमन सेंस यूज करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और कभी क्रिएट नहीं होती। तो जब ये बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसकी वेलोसिटी लगातार घट रही होगी और वेलोसिटी घटने से काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जितना घटती जा रही है वो अब इसकी क्या बनती जा रही है, हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। यानी बॉडी के पास यहां पर जो भी एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, लेकिन जैसे जैसे ये हाइट ऊपर मिल रहा है इसको, वो एनर्जी का कुछ हिस्सा, उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। जितना काइनेटिक एनर्जी घटेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एच हाइट पर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई, मतलब आधा काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे कि एच हाइट पर जाने के बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी आधी गायब हुई है यानी 4m, वो काइनेटिक एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो 4m को हम mgh के बराबर कर देंगे, 4m को हम mgh के बराबर कर देंगे। ये देखिए m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमें h निकालना था तो h इक्वल टू हो जाएगा कितना 4/g, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग g की वैल्यू 10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 और ये क्या हो जाएगा मीटर। यानी आप कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उससे हमने ये लिखा है कि जो आधी काइनेटिक एनर्जी यहाँ खत्म हुई है वो काइनेटिक एनर्जी अब बन गई है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया 0.4 मीटर, सॉरी हाँ 0.4 मीटर। ये जो m है वो मास है, ये हमने मीटर लिखा हुआ है, इतना मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2016। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल moving along a circle of radius capital R depends on the distance covered as k equal to a s square. The force acting on the particle is, ठीक है। देखिए ये क्या पूछ रहे हैं, the kinetic energy of particle moving along a circle of radius R. R रेडियस का सर्किल है, ठीक, और इसमें कोई बॉडी है जो मूव कर रही है और मूव करते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस s एज k,
द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रही है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हमें ये पता करना है। तो फोर्स का तो फार्मूला पता ही होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर और अपान में सर्कुलर पाथ का रेडियस यानी कि आर। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कह रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू पता करनी है तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और मास की जगह पर मास हो गया, एक्सेलरेशन की जगह पर हम ये सर्कुलर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला एम वी स्क्वायर अपान आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है एम वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है एम वी स्क्वायर और यहाँ पर क्या है के। जो के है उस ऑब्जेक्ट की, इस मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें जो आंसर चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए, वो देखिए किस किस टर्म में चाहिए, एस ए और आर। एस ए और आर मतलब मास हमें नहीं चाहिए, और अगर मास इसमें नहीं चाहिए तो मास से बचने के लिए आपको कुछ करना होगा। यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपान आर, सॉरी एक्सीलरेशन के फार्मूले में मास नहीं होता ना, एक्सीलरेशन, ये तो पूरा फोर्स ही हमने लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर और अपान में आर। दो फार्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के, एक तो वी स्क्वायर अपान आर होता है और दूसरा होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको नहीं ले रहे हैं हम, वेलोसिटी वी ले रहे हैं, और एम इंटू ए, और एम इंटू ए करेंगे तब ये पूरा आएगा, इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर अपान आर, और ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकालें, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। एम वी स्क्वायर की जगह पर अगर हम के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर की जगह पर, यहाँ से एम वी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2k, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2k अपान में आर, और k की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ ए एस स्क्वायर, ये बन जाएगा 2as स्क्वायर और अपान में। ठीक है, मतलब कुछ नहीं था, बस सिर्फ आपको ये जो इन्होंने कंडीशन दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी का, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग आपको फोर्स की वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपान आर होता है, क्वेश्चन में कैपिटल आर रेडियस दिया हुआ है। वेलोसिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक, अब ये m की जगह पर m हुआ और a की जगह पर वी स्क्वायर अपान आर रखा। अब ये जो एम वी स्क्वायर है वो हमें ऑप्शन में नहीं चाहिए, तो एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है वो k है, जो कि ए एस स्क्वायर के इक्वल। तो सबसे पहले हमने एम वी स्क्वायर को k के फॉर्म में लिखा 2k, अब k की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था ए एस स्क्वायर वो हमने रख दिया, तो 2as स्क्वायर अपान में r, यानी कि 2as स्क्वायर अपान r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इनको आपस में इंटरचेंज करना था, कन्वर्ट करके ऑप्शन को मैच करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M मूविंग विथ वेलोसिटी कैपिटल V एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स अप इनटू 3 इक्वल पीसेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी V है, और वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है 3 इक्वल पार्ट में। तो 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक होने का मतलब क्या, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी V है, और जब ये 3 इक्वल पार्ट में फट जाता है तो तीनों के मास कितने हो जाएंगे, m/3, m/3 और m/3। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन 2 पीसेस बिकम स्टेशनरी, मतलब जब ये फटते हैं एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है कि इसमें से 2 रेस्ट में हो गए, मतलब एक तरह से इसकी वेलोसिटी आप कह सकते हैं 0 है और इसकी वेलोसिटी भी क्या है 0, ये दोनों रुके हुए। बट दी थर्ड पीस, यानी जो तीसरा पीस बचा m/3 मास का, कीप्स मूविंग, ये अभी भी मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है, बतानी, वेलोसिटी नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी इस तीसरे वाले पीस की बतानी। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फट रहा है, अपने मन से फट रहा है, इंटरनल रिएक्शन की वजह से फट रहा है, तो इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यह कंडीशन है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर ना लगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी एफ एक्सटर्नल अगर 0 हो जाए तो dp अपान dt इक्वल टू 0 होता है, और इसका मतलब p इक्वल टू हो गया क्या, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ होल्ड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लोजन के बाद के टोटल मोमेंटम और एक्सप्लोजन के पहले के टोटल मोमेंटम को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, जिससे हमें इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, और इसकी अगर वेलोसिटी मिल गई तो मास और वेलोसिटी का यूज करके हम इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। एक्सप्लोजन के पहले टोटल मोमेंटम यानी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और एक्सप्लोजन के बाद टोटल मोमेंटम m/3 मास वाले के पास वेलोसिटी 0 थी, अगला जो m/3 मास था उसकी वेलोसिटी 0 थी, अगला जो m/3 मास है उसकी कुछ वेलोसिटी है जो हमें नहीं पता है, वो हमें पता करना है। ये दोनों 0 हो गए, ये कैपिटल M है और ये कैपिटल M है, तो इस कैपिटल M से ये कैपिटल M कैंसिल हो गया। स्मॉल v की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल v इक्वल टू 3 इंटू कैपिटल V, मतलब जो छोटा वाला पार्ट है उस छोटे वाले पार्ट की वेलोसिटी इस बड़े वाले ओरिजिनल या पेरेंट ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के 3 गुने के बराबर। तो अगर इसकी वेलोसिटी मिल गई तो इसका हम काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ इंटू इसका मास m/3 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी है 3v, और इसका करेंगे स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, 1/2 ये बन गया m/3 और ये बन गया 9 और v का स्क्वायर। 3 से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा 3/2 और mv स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3/2 और कैपिटल M और v स्क्वायर, कैपिटल V है ये, कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल के उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 टीजीटी 2010 से। अ बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मास 18 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम। ठीक है, यानी 30 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और एट रेस्ट का मतलब इसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं, और ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड होता है, ब्रेक होता है। एक है 18 किलोग्राम का और दूसरा है आपका 12 किलोग्राम। ठीक, दी वेलोसिटी ऑफ 18 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, इसकी आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का हो गया। पहली बात तो ये इनिशियली रेस्ट में था, उसके बाद ये एक्सप्लोड हुआ है, अपने मन से एक्सप्लोड हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन हम यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा मोमेंटम और इसका पूरा यानी इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों का सम, इनको आपस में इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद देखिए आपको मास वगैरह वेलोसिटी वगैरह सब कुछ पता है, सिर्फ इसकी वेलोसिटी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, उसमें आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप करके आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ही क्वेश्चन है, बट पीजीटी 2009 में पूछा गया, तो ये वाला मैं कर देता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इक्वल टू 20, m1 इक्वल टू 20 ग्राम 200 ग्राम एंड m2 इक्वल टू 500 ग्राम पॉजेज velocities 10 i cap and 3 i cap plus 5 j cap मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली जस्ट प्रायर टू कोलिजन। 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक m1 मास है, दूसरा m2 मास है, 200 ग्राम 500 ग्राम, इसकी वेलोसिटी 10 i कैप और इसकी वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 5 j कैप। आपस में टकराने से पहले मतलब इनिशियल बिफोर कोलिजन। अब टकराने के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन दे बिकम्स परमानेंटली अटैच्ड टू ईच अदर, मतलब टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक गए। द फाइनल मोमेंटम ऑफ द कॉम्बिनेशन इन लेबोरेटरी फ्रेम विल बी, यानी ये टकराने के बाद आपस में चिपक गए और चिपकने के बाद अब इसका आपको क्या बताना है, फाइनल मोमेंटम। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम को इक्वेट कर देते हैं, और हमें सीधे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ये पूछ रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या, अच्छा यहाँ वेक्टर के फॉर्म में हम बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आई कैप जे कैप करके डायरेक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी का, तो वेक्टर के फॉर्म में हम यहाँ पर कंजर्वेशन को होल्ड कराते हैं। जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो हम सीधे सीधे स्केलर फॉर्म में करा देते।
और यहाँ पर हो गया आफ्टर कोलिजन, आप इसको कुछ ऐसे मान लीजिए। तो हमें यही पूरी चीज निकालनी है, वेक्टर के फॉर्म में मोमेंटम बताना है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए m1 कितना है 200 ग्राम, लेकिन चूंकि ये MKS सिस्टम में ऑप्शन दिया हुआ है तो 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 200 को 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप, प्लस नेक्स्ट वाला कितना है, नेक्स्ट है आपका 0.5, यहाँ से आ जाएगा 0.5 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, किसके इक्वल है, ये फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। तो ये हो गया आपका 2 आई कैप, ठीक, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम या आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। ये 2 आई कैप और ये 1.5 कितना हो गया, ये हो गया 3.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और यही है हमारा आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 3.5 आई कैप प्लस 2.5 जे कैप। देखिए इसी से मिलता जुलता एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, तो ध्यान से आपको करना है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 3.5 आई कैप है और 2.5 जे कैप, उसका उल्टा नीचे दिया हुआ था। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। देखिए वर्क एनर्जी पावर से जैसा कि हमने बताया कि दो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक हैं, वो यही है कि एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम W इक्वल टू डेल्टा के। ये दो टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए, जो कि आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए हैं। बाकी इसमें और भी जो चीजें हैं, आपका वर्क का फार्मूला है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देकर के आपको वर्क डन पूछा जाए वेक्टर के फॉर्म में, स्केलर के फॉर्म में, तो वो सब चीजें भी हो सकती हैं, जो कि हमने डायमेंशन वाले चैप्टर के दौरान ही कुछ इस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे। जब हमने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें स्केलर प्रोडक्ट में हमने वर्क डन वाले क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और इसमें क्या कह रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v strikes another particle of same mass but moving with same velocity v in opposite direction and stick together। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट, और टकराने के बाद ये दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों मिक्स हो गए आपस में। ठीक है, ये m है, दोनों आपस में चिपक गए। तो कह रहे हैं कि द ज्वाइंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, v की वैल्यू कितनी होगी, है ना, v की वैल्यू कितनी। तो इसमें भी हम वही यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ है। तो बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। पहले तो आपको पता है वेक्टर के फॉर्म में ये फार्मूला होल्ड कराइए आप, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m कैपिटल V, और हमें ये v पता करना है, ये वाला v, और इसका मास क्या होगा, ये m मास था, ये m मास था, दोनों चिपक गए तो ये बन गया 2m मास। ठीक, तो यहाँ पर देखिए m इंटू दोनों की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप कह सकते हैं v1 अगर ये है पॉजिटिव v1, वेक्टर v1 इक्वल टू v ये डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड, तो दूसरे वाले का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको माइनस ऑफ v बोलना पड़ेगा, है ना, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ v, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो m1 इंटू v प्लस में ये वाला प्लस डायरेक्शन है तो ये वाला माइनस डायरेक्शन हो जाएगा, तो m2 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ v इज इक्वल टू टोटल मास की जगह पर 2m और फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, इसका डायरेक्शन नहीं पता है हमें। अब ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों सेम है तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो 2 इंटू m इंटू वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मतलब जब ये दोनों इक्वल और अपोजिट ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद चिपक जाएंगे, तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी आएगी या फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि इनका भी पूरा मोमेंटम क्या है, 0। अगर इक्वल और अपोजिट मोमेंटम है, इक्वल और अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर इधर भी पूरा 0 है तो इधर भी क्या आएगा, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अब मैं कोशिश करता हूं कि अगर मतलब टाइपिंग की वजह से क्लासेस ना रुके, अगर ये क्लास में आपको कोई इशू ना हो और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो कभी भी आपकी क्लास जो है वो टाइपिंग की वजह से क्लास नहीं रुकने देंगे, इसी तरह से क्वेश्चंस को लिखेंगे और लिख करके इसी तरह से क्लास ले लेंगे अगर टाइपिंग नहीं हो पाएगी तो। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो फिर आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।